Okay, good morning and welcome back. I hope I've done most of the corrections. हमें अगर किसी का रह गया तो एक बार आज देख के वो मुझे भेज देना, ठीक है? बाकी तो मोस्टली मैंने कर ही दिया है. I hope एक आध और अगर करेक्शन आता है तो मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ, तो फिर मैं एक फाइनल भेज दूंगा and then that is what I will be forwarding for getting it enumerated. ठीक है ना? चलो, good morning messages coming in slowly. वेदांता, शिवम, कार्तिक, प्रत्यक्ष, जय गोयल, कुश जैन, रचित, आर्यन, रोहन, वंशिका. Well, we have done a lot of discussion on ray optics. Actually, ray optics के concepts लगभग हो ही गया है ना. बाकी तो आप क्वेश्चन जितना करोगे उसका तो कोई एंड नहीं है. एंड शायद तुम लोगों का जो इस बार का सीपीटी है वो हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए. I think yours is on Thursday. Probably it will be on Friday. Actually दो ऑप्शंस है क्योंकि कल शायद हॉलीडे हो सकता है. तो अगर कल हॉलीडे होता है तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली फिर वो सीपीटी पे असर पड़ता है. क्यों? क्योंकि 11th वालों का सीपीटी वेडनेसडे होता है और कल भी वेडनेसडे है, तो यानी कल सीपीटी तो हो नहीं पाएगा. तो देयरफॉर हो सकता है कि ये शिफ्ट होके थर्सडे हो जाए 11th वालों का. तो इन दैट केस तुम लोगों का फ्राइडे हो जाएगा. और ऑल्टरनेटली एक और तरीका भी है कि तुम लोगों का एज इट इज रहने देना और मे बी 11th वालों का वेडनेसडे से फ्राइडे करना, सो दैट एक ही शिफ्ट पर दोनों शिफ्ट ना हो जाए. Both options are there. Now it depends on the management what they will do. ठीक है? So let's see what is the signal. Amit, good morning. Dhairya, Manan, Ekta, they also joined the bandwagon. चलो, let's start the new chapter now. New chapter का जो first part interestingly वो old chapter का justification की तरह काम करता है. In the sense कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि incident ray is equal to angle of incidence is equal to angle of reflection. पर हमने कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं पढ़ा. हमने वो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से या न्यूटन के थ्योरी के हिसाब से उसको विश्वास किया, है ना. न्यूटन टॉक्ड अबाउट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. गुड मॉर्निंग मनन, मैसेज किया. तो वी हैव बिलीव्ड एक्चुअली. तो अगर मैं थोड़ा सा इतिहास पे चलता हूँ, लाइट क्या है और लाइट का क्या नेचर है, इसके ऊपर बहुत स्पेक्यूलेशन हुआ है. आई विल रिपीट, लाइट क्या है और लाइट का नेचर क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे स्पेक्यूलेशन हुआ है. स्पेक्यूलेशन इन दिस सेंस कि पहले तो लाइट को सोचा गया था एज अ वेव. अब क्यों सोचा गया था वो भी इंटरेस्टिंग है. तो therefore there is a certain lineage which goes like this, that the initial theory was given by a person called as Huygens. Huygens gave what is called as a wave theory. Now you might say उनके दिमाग में ये वेव वाला आइडिया कैसे आया? उनके दिमाग में बड़े अजीब तरीके से आया. वो अलग बात है कि वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट देन दैट्स हाउ इट केम टू द माइंड. वो स्विमिंग पूल में जब तैरते थे और कभी सुबह या शाम के टाइम खास करके और बाकी टाइम भी होता है, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अर्ली मॉर्निंग और शाम को जो है ना सन जो एकदम हॉरिजन पे होता है ना. तो जो मैं बताने वाला वो इफेक्ट थोड़ा बेहतर हो पाता है सुबह और शाम को. और वो स्विमिंग पूल में जब स्विमिंग करते थे तो बगल में कोई अगर वॉल होता है ना स्विमिंग पूल के, तो वहां पे उसके वो होता था जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कुछ ऐसे ऐसे करते थे. तो उनको ये लगता था कि शायद ये वेव के बारे में इंडिकेशन दे रहा है. तो इट्स नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ कंक्लूजन. बट देन देखो उस समय की साइंस, आई मीन दिस इज प्री न्यूटन, माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री न्यूटन. तो देखो उस समय न्यूटन के वो नहीं आए थे साइंटिफिक, जो एक टेम्पर होता है, स्पिरिट होता है, वो उस समय नहीं आए थे. इट वाज मोर ऑफ ह्यूमन, क्या बोलेंगे, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन काइंड ऑफ. पहले यही होता था. तो उनको लगा कि लाइट एक वेव है. अब वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया और उन्होंने एक थ्योरी बनाया लाइट के अराउंड, एंड दैट इज वेव प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ये उनका थ्योरी था. चलो अच्छी बात है, थ्योरीज तो डेवलप होने चाहिए भाई. जो भी ऑब्जर्व करते हैं हम लोग उस पर थ्योरी तो होना ही चाहिए. गुड मॉर्निंग ध्रुव, ध्रुव हैज जस्ट मैसेज. तो अब इसके बाद क्या हुआ, सीन में आए न्यूटन. सीन में आए न्यूटन. इंटरेस्टिंगली हम लोग जो देखते हैं इसके लिए क्या फिनोमेना है, इसका शुरुआत पता है कैसे हुआ था?
शुरुआत इस तरीके से हुआ था कि इनिशियली सोचा जाता था कि हमारे आईज से कुछ निकलता है, हमारे आईज से कुछ निकलता है और वो जाके इधर उधर से रिफ्लेक्ट होके वापस भी आता है और वहां का इंफॉर्मेशन लेके आता है, फिर हमारे आईज में आता है और हम लोग इस तरीके से देख पाते हैं हमारे आसपास क्या है। दैट वाज द इनिशियल इंटरप्रिटेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट 400-500 years back, of course, not recent, I mean 400-500 years back. Now you might say इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसे कैसे दिमाग में आया कि हमारे आईज से निकलता है और फिर चारों तरफ जाता है, फिर वापस आता है और उसी से हम इंटरप्रेट करते हैं अपने आसपास का जिंदगी या अपना आसपास का एनवायरनमेंट। देखो, पहला प्रूफ तो नहीं कहूंगा, बट पहला ऑब्जर्वेशन या इंडिकेशन था कि रात के टाइम कई बार देखा गया है कि बिल्ली या कुत्ते की आंखें जो है ना चमकता है। अब रात के टाइम अगर चमक रहा है तो यानी लाइट सोर्स कहाँ पे, और तो कोई लाइट सोर्स तो है नहीं। तो साइंटिस्टों का ये मानना था कि इसका मतलब आंखों से कुछ कुछ निकलता है। अब ये उनका कंक्लूजन था, तो हाउ कैन यू गो अगेंस्ट दैट? उनका था तो था, कांट चैलेंज दैट। तो चलो जो भी है, अब यहां से ये जर्नी शुरू होता है, यानी लाइट क्या है इसका जर्नी यहां से शुरू होता है। अच्छा, ह्यूजन के बाद आए न्यूटन, बट न्यूटन गिव ए टोटली डिफरेंट थिंग। न्यूटन गिव what is called as corpuscular theory. यानी उन्होंने लाइट को एज अ वेव डिसमिस कर दिया। उन्होंने बोला ना, लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है। और वो पार्टिकल्स ठीक बॉल की तरह है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, इसलिए नाम हो गया लाइट। लाइट मतलब इनिशियली हल्का सोच के दिया गया है। लाइट जो है ना, इनिशियली जो नाम है वो हल्का सोच के दिया गया है। हल्का मीन्स वेरी लाइट, अब वही है कि लाइट है। तो ये लाइट पार्टिकल्स क्या होता है, जाके हिट करते जस्ट लाइक बॉल्स और इलास्टिक कोलिजन करता है और फिर वापस आता है हम लोग के पास। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग का आइज में आता है और फिर आइज उसको देख, मतलब जो भी है अंदर का सिस्टम है, फिर वो इंटरप्रिटेशन करते हैं व्हाटएवर। तो लाइक दैट वाज व्हाट वाज द ओरिजिनल स्टोरी। तो ये उनका मानना था। अच्छा, क्योंकि रिफ्लेक्शन वगैरह रिफ्रैक्शन वगैरह जो फिनोमेना है वो लगभग एक्सप्लेन हो भी जाता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन हो ही जाता है। तो इट मोर और लेस एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ। प्लस न्यूटन अगर याद करके देखो, एक एक्सपेरिमेंट दिया था which is called as, and he gave this theory only, and that is rectilinear propagation of light. So he only gave this theory based on corpuscular theory, and that is rectilinear propagation of light. So I'm sure you must be remembering that experiment. अब मैं उसके बारे में क्या बताऊं कि वो एक कार्डबोर्ड ले लो, है ना, और यहाँ पे कोई कैंडल वैंडल टाइप का रख लो और यहाँ पे जो है होल बना दो, दैट वो स्ट्रेट रेज आ जाता है। और अगर तुम यहाँ से देखोगे, अगर तुम यहाँ से देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी इट। हाउएवर, इफ यू डिस्टर्ब एनी ऑफ द कार्डबोर्ड्स, चाहे कार्डबोर्ड 1, चाहे 2, चाहे 3, कोई सा भी डिस्टर्ब कर दो, इन दैट केस क्या होता है, कैंडल दिखना बंद हो जाता है। तो यानी न्यूटन का ही मानना था कि लाइट एकदम स्ट्रेट आ रहा था। अब क्योंकि हमने एक को डिस्टर्ब कर दिया तो वो जाके वहां पे हिट कर गया, तो आ ही नहीं पाया, and that's why we are not able to see the candle. So based on this simple experiment, he gave the theory of what is called as rectilinear propagation of light. ठीक है, rectilinear propagation of light. This is what he gave as a theory. तो चलो ठीक है, लेकिन न्यूटन के कंटेम्पोररी थे यंग, थॉमस यंग। इनफैक्ट कईयों का ये मानना है कि जैसे इंडियन टीम में नहीं होता था कि पहले कि लक्ष्मण मैच जिताता था, द्रविड़ मैच बचाता था और नाम तेंदुलकर का होता था। एक टाइम ऐसे था, करीब करीब 6-7-8 साल, जहां पे तेंदुलकर का एवरेज नो डाउट अच्छा था। तेंदुलकर का एवरेज इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, मींस में तो कोई डाउट नहीं, तो आई कैन नॉट चैलेंज द स्टैटिस्टिक्स। लेकिन करंट सिचुएशन, जब इंडिया का हालत खराब है, उस समय अगर तुम तेंदुलकर के लास्ट के 10 या बाय 10 आई मीन ऑलमोस्ट 12-13 इयर्स,
लास्ट के 12-13 ईयर्स अगर देखोगे तो क्रंच सिचुएशन में तेंदुलकर का तो मुझे याद नहीं आ रहा, जबकि मैंने तो पूरा तेंदुलकर का करियर देखा। मतलब क्रंच मीन्स जब मतलब पता चला 6-7 विकेट गिर चुका है और तेंदुलकर अकेला खड़ा है और पूरा मैच को ले जाके जिताया, ऐसे सिचुएशन तो तेंदुलकर के लास्ट के 10 इयर्स में हार्डली हुआ। एक आधा कभी हुआ होगा तो मे बी आई एम नॉट रिकॉलिंग इट। जबकि लक्ष्मण के तो कम से कम 4-5 मैच याद मुझे याद है, द्रविड़ के भी 3-4 मैच, 1-2 गांगुली का भी याद है, जहां पे टीम खत्म था, 6 विकेट गिर चुका है, पता चला 60 रन में और पता चला 300 का स्कोर है और जाके जीता है। मतलब वनडे की बात कर, या टेस्ट मैच में पता चला इनिंग्स वो हो गया और पता चला मैच को फिर बाद में जीता है। तो देखो देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस। तो यानी क्या होता था कि कई मैचेस में द्रविड़ और लक्ष्मण जिताते थे, लेकिन ऑन द होल जो है ना हमेशा तेंदुलकर का ही नाम होता था, बिकॉज ही वाज द किंग इन टर्म्स ऑफ एवरेज। ठीक है ना। अक्षित जुडेजा टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड कप फाइनल। चलो वर्ल्ड कप फाइनल के टाइम तो अलग थे, मतलब वर्ल्ड कप में तो चलो खैर युवराज, गंभीर, दे वर द मेन स्टे में, वो एक अलग ईरा था। तेंदुलकर तो उस समय ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के टाइम ही आ गया था। मैं तो तेंदुलकर के प्रॉपर लास्ट के 10-12 रन की बात कर रहा हूँ। चलो खैर एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि कई बार क्या होता है ना कि एक बड़े के सामने एक अच्छा अचीवर भी ओवरशैडो हो जाता, समझ रहे हो ना, ओवरशैडो हो जाता। तो इट वाज लाइक दैट टाइम। तो द सेम हैपेंड फॉर थॉमस यंग आल्सो। यंग वाज आल्सो अ ग्रेट साइंटिफिक जीनियस। और अगर थॉमस यंग के बायोग्राफी पढ़ोगे तो देखना उन्होंने कई एरियाज में कई सारा काम किया। लेकिन चक्कर वो है ना कि न्यूटन उसी टाइम के कंटेम्पोररी थे, तो न्यूटन ने इतने सारे चीजें किया कि थॉमस यंग का नाम आज कोई नहीं जानता। जबकि अगर न्यूटन का अगर अचीवमेंट 100 था तो थॉमस यंग का भी कोई 60-70 से नीचे नहीं था। तो अगर न्यूटन का 100 यूनिट्स ऑफ फेम है, if fame can be measured I mean in some way, तो अगर न्यूटन का 100 यूनिट्स ऑफ फेम है तो इन दैट केस थॉमस यंग का भी कम से कम 60-70 होना चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि थॉमस यंग का नाम जो है क्लास 12th के पहले सॉरी 11th के पहले बच्चे जानते भी, जबकि न्यूटन का नाम तो एकदम बचपन से सुनते हैं। जो पढ़ाई नहीं भी करते हैं ना 10th के बाद साइंस, उनके जवान पे भी एक नाम जरूर रहता हुआ है न्यूटन, है या नहीं? इट्स लाइक दैट। चलो खैर व्हाटएवर में, आप वो तो डिस्क्रिपेंसीज तो देखो साइंस में ऐसे बड़े सारे हुए, इवन अवार्ड्स में भी, नोबेल प्राइज वगैरह बहुत सारी जगह डिस्क्रिपेंसीज हुआ है। कांट हेल्प इट रियली, दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो जो मैं कह रहा था इज दैट थॉमस यंग ने ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये थ्योरी तो पूरा ही स्मैश हो, रेक्टिलिनियर वाला थ्योरी तो पूरा ही स्मैश हो। अब थॉमस ने क्या किया देखो, जिसके वजह से देखो अगर तुम टाइमलाइन के हिसाब से चलोगे ना तो सबसे पहले था ह्यूजेंस वेव थ्योरी, फिर आया न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लेकिन ये स्मैश हो गया। आज के दिन में लाइट का डुअल नेचर माना जाता है। तो अगला चैप्टर उसी का ही है, तो वो तो कभी और बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हम लोग वो जानना चाहते हैं कि ये थ्योरी स्मैश क्यों हो गया, ये पूरा खत्म क्यों, है ना? ओके, आई वाज राइट इन माय गेस। आई मीन जैसा अभी दिव्यम ने कमेंट किया इज दैट मैं तो अभी भी नहीं जानता था थॉमस यंग कौन है, ये तो आपने बताया तो मुझे पता चला। चलो जो भी है, ये सब इंटरेस्ट रखना चाहिए और थोड़ा सा बीच बीच में पढ़ते रहो तो क्या होता है ना, थोड़ा लाइट मूड भी हो जाता है और थोड़ा सा पेरिफेरल नॉलेज भी बढ़ता है। और कई बार ना लिंकेजेस बनता है कि साइंस के डेवलपमेंट हुआ कैसे आखिर, ऐसे नहीं कि आइसोलेटेड तरीके से एक के बाद एक बढ़ता गया, नहीं, कहीं ना कोई अचीवमेंट किसी और के साथ तार जुड़ा हुआ है। Lots of things have happened actually. So that's why I've already told you once. Why once? I mean maybe quite a few times. And I will say again the same thing is that the history of science. कल भी मैंने बताया, मुझे मालूम है, the history of science is no less interesting than science itself. So that's always the story. चलो खैर, अब यंग ने ऐसे क्या कर दिया? कि ये थ्योरी पूरा स्मैश हो गया, है ना? तो लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एक डार्क रूम में उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया और एक स्क्रीन रखा और एक पतला सा सोर्स लिया, वेरी स्मॉल सोर्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट बाय फैंसी नेम, एंड दैट इज अ पॉइंट सोर्स। अच्छा तुम बोलो पॉइंट सोर्स का कैसे बनाया जा सकता है? ना एक काम करो, ये जो मोबाइल का टॉर्च नहीं होता है, मोबाइल का टॉर्च का जो जगह है ना, उस पे एक ब्लैक कलर का एक कार्डबोर्ड टाइप का, या कार्डबोर्ड तो नहीं,
वो जो उसमें नहीं लगाता दीवार पे, जो डेकोरेशन के लिए ब्लैक थोड़ा सा मोटा सा शीट आता है, वो लगा, और लगाने के पहले एक नीडल से एक पंक्चर कर देना, एक नीडल से पंक्चर कर दो, और थोड़ा सा मतलब मे बी इतना सा साइज का ले लो, और वो मोबाइल में चिपका दो जहां पे उसका टॉर्च होता है, और इस तरीके से चिपकाओ कि वो जो सेंटर ऑफ द निडल है, जो निडल का पंक्चर किया मैंने, वो सेंटर ऑफ द टॉर्च पे आ जाए। अब जब तुम टॉर्च को ऑन करोगे तो पूरा टॉर्च का लाइट आ नहीं पाएगा, देखना बहुत कम जगह से आएगा, so we can consider that as some kind of a point source, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। चल, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने दो स्लिट्स बनाए, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये एक स्लिट है, स्लिट 1, और यहाँ पे हो गया स्लिट 2। Let us follow Newton's theory of light. Newton's theory of light ये कहता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे जाती है, और ये वाला यहां से लेके। तो इफ न्यूटन इज करेक्ट, इफ न्यूटन इज करेक्ट, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये कहता है क्योंकि हमने दो स्लिट बनाए, तो देयरफॉर सिर्फ ये वाला रीजन और ये वाला रीजन लाइटेड होना चाहिए, बाकी डार्क होना चाहिए। तो यानी कायदे से इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, एज पर न्यूटन, है ना, एज पर न्यूटन there should be only two patches of light. है या नहीं, there should be only two patches of light, है या नहीं। Then, however, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया गया, तो देखा गया कि यहाँ पे भी एक ब्राइट स्पॉट, एंड माइंड यू दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसे भी नहीं कोई ट्रांसपेरेंट है वहां से निकल गया, दिस इज ओपेक कार्ड काइंड ऑफ। अब अगर ओपेक है तो यहां से तो कुछ भी नहीं आ रहा, फिर यहाँ पे ब्राइट स्पॉट होने का क्या मतलब होता है। So obviously this experiment could not be explained by this rectilinear propagation of light or corpuscular theory. Hence the theory had to be rejected. ये तो सही नहीं, ये तो सही नहीं। So therefore finally what happened was that people again went back to Huygens theory of light. क्यों? क्योंकि Huygens theory of light could successfully explain this. Obviously we now want to know कि like ऐसे Huygens theory में क्या है जो कि इस पूरे इवेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है। एंड इवन आई एम श्योर यू मस्ट बी आल्सो सरप्राइज्ड, क्यों, तुम बोले ये कैसे हो सकता है कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे एक स्लिट है और बीच में ब्राइट स्पॉट है। अब देखो, इफ दैट इज द पार्ट व्हिच इज मेकिंग यू सरप्राइज्ड, देन देयर आर मोर सरप्राइजेस। पता है क्या कि अगर यहाँ पे ब्राइट है तो उसके बगल में एक डार्क एरिया होता है, फिर उसके बगल में एक और ब्राइट होता है, फिर एक डार्क होता है, फिर ब्राइट होता है, फिर डार्क होता है। यानी सिर्फ बीच वाला पोर्शन ब्राइट ही सिर्फ अकेला इंपॉर्टेंट या सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, देयर आर अदर सरप्राइज आल्सो, एंड दैट इज देयर वाज अ पैटर्न। सो व्हाट वाज सीन वाज सम काइंड ऑफ अ पैटर्न। नाउ ऑल दीस पैटर्न भी कैसे, बीच में ब्राइट, फिर एक डार्क रीजन, फिर एक ब्राइट रीजन, फिर एक डार्क रीजन, फिर एक ब्राइट रीजन, फिर एक डार्क। तो बाद में अभी हम लोग यूज नहीं किए टर्मिनोलॉजी, बट बाद में यूज करेंगे। ईच रीजन इज कॉल्ड एज अ फ्रिंज, ये वर्ड हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो यानी पहले ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, and so on. Now such a phenomena can obviously never be explained by this corpuscular theory of light. So that theory had to be finally rejected, and then scientists went again back to Huygens theory of light. ठीक है, अच्छा, शक तो उनको पहले भी था, डाउट तो उनको पहले भी था, लेकिन वो ये ना कि न्यूटन ने बोला है, and Newton was at that time something like a world this thing, I mean, अब न्यूटन ने बोला तो कैसे गलत मान ले, तो therefore it was accepted है, ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए तो आज के यार्डस्टिक के हिसाब से अगर हम चले, आज के यार्डस्टिक के हिसाब से अगर हम चले, तो न्यूटन के ज्यादातर थ्योरी सब गलत साबित हुआ है। लेकिन क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर हम चले तो न्यूटन्स थ्योरी वर्क्स वेल, एंड दैट्स व्हाई वी स्टिल हैव डिस्कशन ऑन न्यूटन्स थ्योरी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ हिज थ्योरीज हैव बीन रिजेक्टेड एट हायर लेवल्स। So like let's now finally focus on Huygens theory of light,
मैंने यहाँ पे ह्यूजन के बगल में लिखा है वेव, बट एक्चुअली his idea was not exactly wave, but what is called as a wave front. तो उनका जो आइडिया था वो वेव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक वर्ड यूज किया and that is called as wave front. ठीक है, यानी उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया and that is called as a wave front. इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूजेंस वेव फ्रंट थ्योरी. अभी देखता हूं उसमें क्या क्या है. शिवम सेज कि did Young stumble upon this observation by chance or was it a set upon disproving Newton? No, ऐसे कोई टारगेट नहीं करता कि इसको तो गलत साबित करना, ऐसे नहीं होता. साइंस में I mean ठीक है, scientific people are not always the best of people. I mean it's not that there is no jealousy. Yeah, I mean they are something like God, like ऐसे कुछ नहीं है. But जनरली ऐसे भी नहीं हुआ कि चलो उसका थ्योरी तो मुझे गलत प्रूव करना पड़ेगा. I don't think that is generally the temperament. ठीक है ना. रोहन निजावन is asking what is the name of the chapter. तो हम लोगों ने एक्चुअली रे ऑप्टिक्स खत्म कर दिया, तो अब हम लोगों ने वेव का स्टार्ट कर दिया. तो like this, that's why the chapter name is going to be wave optics. So as I said, Huygens introduced this concept of what is called as wave front. ठीक है ना. Just give me a second. हाँ, तो ह्यूजेन इंट्रोड्यूस दिस टर्म कॉल्ड एज वेव फ्रंट. वेव फ्रंट क्या होता है ना. वेव फ्रंट इज बेसिकली द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स having the same phase. ठीक है, लाइट को तो वेव मान रहे हैं, तो वेव के अंदर फेज भी होता है, जैसे y इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है या ओमेगा t माइनस kx होता है, तो वो जो ओमेगा t माइनस kx वाला पार्ट है वो फेज वाला बोला जाता है. और कई कभी कभी अगर इपोच है यानी अगर इनिशियल फेज है तो इन दैट केस क्या होगा ना, ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5 या माइनस 5. तो चलो इन जनरल प्लस 5 बोल दो, having a provision of that 5 can be positive or negative, इस तरीके से. So that is the idea of phase. तो वेव फ्रंट क्या है ना, locus of all points joining the locus of all the points when they are joined with the same phase. अब ये कैसे होगा ना, जैसे अगर मान लो एक पॉइंट सोर्स ले, so if there is a point source, if there is a point source, तो क्या होगा ना, यहां से मान लो वेव निकला, तो जो भी है 1 2 3 वेव. सिमिलरली यहाँ पे भी मान लो कुछ उसी टाइम पे निकला है मान लो, तो 1 2 3. सिमिलरली इधर भी कोई निकला 1 2 3. अब ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये वाला, ये 3 सेम फेज पे होगा. क्यों? क्योंकि तीनों वेव्स मैंने 3 वेवलेंथ का बनाया. अब ये तो 3 बनाया, बट वेव्स कोई प्लेनर वेव्स थोड़ी होता है. वो तो अगर पॉइंट सोर्स होगा तो 3D में वेव्स चारों तरफ जाएंगे. So therefore if I join all these, तो you will get what? A spherical. ठीक है ना. अब वो तो हैंड ड्रॉन है तो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया. नहीं, पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट क्या हो जाएगा फिर, है ना. तो फॉर अ पॉइंट सोर्स, wave front is a sphere, है ना, with center at the source. ठीक है. इसके बाद आ जाओ इनफाइनाइट लाइन सोर्स. तो इसमें क्या हो जाएगा
Now the wave fronts will be cylindrical. So wave front are cylindrical, coaxial with the infinite line source. यही होगा ना? There's another question that's from Dhruv, and that is लेकिन phase तो तब भी same होगा ना जब हम same wave में ही आगे जाएंगे. नहीं, वो सेम वेव में जाना मतलब तो एक वेव की बात कर रहे हो ना. मैं तो कह रहा हूँ कि एक पॉइंट सोर्स है, तुम 3 वेवलेंथ आगे चले जाओ, 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 ऐसे कई सारे पॉइंट्स ले लो, तो इन सब के सेम फेज होगा ना. तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर लूंगा तो क्या मिलेगा? स्फेरिकल मिलेगा. तो यानी वेवफ्रंट क्या है? वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज. सो दैट्स द वेवफ्रंट. तो इसलिए मैंने बोला कि वेवफ्रंट क्या होगा ना, ये स्फेरिकल होगा. इट्स अ स्फीयर with the center coinciding with the point source. तो ये सोर्स हो गया. अब यहाँ तो पूरा ही सोर्स ही है, चारों तरफ सोर्स ही है ना, इस तरीके से. तो therefore इनफाइनाइट लाइन सोर्स में क्या हो जाएगा? इट्स इनफाइनाइट लाइन सोर्स. ठीक है ना, इट्स इनफाइनाइट लाइन सोर्स. तो इनफाइनाइट लाइन सोर्स में क्या होगा? वेव फ्रंट्स विल बी सिलिंड्रिकल, पर वो सिलेंडर का डेफिनेशन क्या होगा? कोएक्सियल विद दैट ऑफ द इनफाइनाइट लाइन सोर्स. लास्ट में आता है व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्लेनार सोर्स. अगर सोर्स एक प्लेन है, वो भी इनफाइनाइट प्लेन. नाउ यू माइट से प्लेन इनफाइनाइट प्लेनार सोर्स कहां से मिलेगा? देखो, इनफाइनाइट प्लेनार सोर्स तो खैर मिलना मुश्किल है, बट देन यू मस्ट हैव सीन जैसे वो डीजे वीजे में नहीं होता, एक फ्लैट पैनल्स होते हैं, तो दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटली कंसीडर्ड एज सम काइंड ऑफ अ प्लेनार सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है ना. या कई बार देखना सीलिंग्स में भी होता है, कईयों के जैसे फॉल सीलिंग वगैरह में भी देखना कई लोग वो स्क्वायर एक लाइट, या कई बार ऑफिस में जाओगे तो देखना स्क्वायर पैनल होता है ऐसे करके. मैंने भी एक दो लगवाया इसलिए मुझे मालूम है. तो लाइक उसमें क्या होता है ना, दैट इज अ इनफाइनाइट, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्लेनार सोर्स. बाकी इनफाइनाइट तो ये होता है कि लाइक डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर एरिया बड़ा होता है तो वी कैन कंसीडर इज अप्रोक्सीमेटली एन इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट प्लेन. तो अगर इनफाइनाइट प्लेन सोर्स होगा तो इन दैट केस क्या होगा? वेव फ्रंट क्या होगा? तो दीज विल बी द वेव फ्रंट्स. क्या ना? Infinite. So the wave fronts are what? Are infinite parallel planes, parallel to the infinite plane source. So these are some of the examples. ठीक है ना? दिव्यम is asking क्या आपने ऑफिस में लगाया? एक दो लगाया, ज्यादा नहीं लगाया. जय गोयल इज आस्किंग कि स्कूल के ऑडी में भी ऑडी के लाइट्स नहीं, ऑडी के लाइट्स तो शायद ऐसे वाला है ना, वो नहीं होगा. मैं प्लेनार सोर्स ऑफ लाइट, ऑडी का लाइट्स ऐसे तो देखा नहीं. वो फ्लैट है क्या पैनल? मतलब अगर फ्लैट है तो फिर वही है, दैट कैन बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली. अच्छा, रूफ पे है, चलो मे बी आई हैव नॉट नोटेड प्रॉपर्ली probably. अगर रूफ पे है, जनरली रूफ पे ही होता है बस तो जनरली. ठीक है, तो रूफ पे अगर है तो देन मे बी यस, इट्स क्वाइट पॉसिबल. सो एनीवे, दैट्स अबाउट योर वेव फ्रंट. आई मीन, अच्छा वेव फ्रंट में एक चीज है, एज आई सेड, इज दैट there are certain properties of wavefronts. ठीक है, so properties. Number one, the direction of propagation of light is perpendicular to the wavefront. So याद रखना, direction of propagation of light is perpendicular to the wavefront. I think it makes sense, क्योंकि देखो अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो अगर मान लो ये वेवफ्रंट है मान लो, ठीक है ना, तो इन दैट केस क्या होगा ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा.
देखो सारे परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, मेक सेंस? या अगर इनफाइनाइट इसमें भी देखोगे तो देखो ऐसे करके जाएंगे रेडियली, ये सारे परपेंडिकुलर होते हैं, या इसमें भी देखोगे तो ऐसे जाएंगे, तो अगर इसके साथ देखोगे तो ये सारे परपेंडिकुलर एंड सो ऑन। तो देयरफॉर वेव फ्रंट की एक खासियत ये भी है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू दीज वेव फ्रंट्स, सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लेकिन इन सब कारणों से ना ये इनका थ्योरी इतना पॉपुलर नहीं हुआ। जो मेन रीजन था जिसकी वजह से उनका थ्योरी पॉपुलराइज हुआ या कह सकते हो एक्सेप्ट हुआ, दो इट इज स्लाइटली हाइपोथेटिकल, दो इट इज स्लाइटली एब्स्ट्रैक्ट, वो मैं बताने वाला हूं अब वो सुनो। What he said was that the idea behind wavefront is like this. What he said was, no, that's the important part, is that every point on a wavefront behaves like a source. वो जो पहला सोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। जो सबसे पहला सोर्स होता है वो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए सोर्स। दिस सोर्स इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स। So this is called secondary source. These sources, these secondary sources also emanate waves. यानी समझो, यानी ये भी एक सोर्स है, 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 हर पॉइंट एक सोर्स, हर पॉइंट एक सोर्स। ये तो मैंने 2 4 5 पॉइंट दिखाया, कितना दिखाओगे? इनफाइनाइट होगा। और वहां से फिर वेव फ्रंट स्टार्ट होगा। तो जैसे इस पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट स्टार्ट हुआ, देखो ये वेव फ्रंट है, फिर एक और है, फिर एक और है, फिर ये भी एक है, फिर ऐसे करके और भी है। तो सिमिलरली यहां से भी वेव फ्रंट स्टार्ट होगा, तो ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है, फिर इसका भी होगा ऐसे ऐसे करके, फिर इसका भी ऐसे ऐसे होगा, फिर इसका भी ऐसे ऐसे होगा। Now this idea you might find out very strange. ये क्या तरीका? वो जो एक एक पॉइंट है सेकेंडरी सोर्स का या क्या बोलते हैं एक वेव फ्रंट का, उसमें फिर से सोर्स बन गया ना। देखो ये आइडिया आई नो इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, इट सीम्स टू वेरी हाइपोथेटिकल, सीम्स टू वेरी वियर्ड एंड स्ट्रेंज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि एक यही थ्योरी है, ये वाला जो मैं बताने वाला हूं, जो कि लाइट के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकता है, अदरवाइज कोई और थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई इनिशियली इट वाज वेरी ग्रजिंगली एक्सेप्टेड कि यार कुछ गड़बड़ है, चलो मान लेते हैं, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है समझाने का। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसका और कोई तरीका ही नहीं है समझाने का, इसलिए ग्रजिंगली मान लिया। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि इट इज अ वेरी रोबस्ट आइडिया इन द सेंस दैट इट वर्क्स एवरीवेयर, हर जगह काम करता है। जितने भी लाइट के वेव के रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, जितने भी है, सारे में देखना, लगभग सारे में ये वाला प्रॉपर्टी या वेव थ्योरी जो है, ह्यूजेंस वेव थ्योरी काम करता है लगभग, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2। वहां पे उसके पार्टिकल नेचर भी काम करेगा, तो वो हम देखेंगे बाद में। वेल देयर आर सम क्वेश्चंस। नंबर 1 इज दैट दिव्य में लास्ट की क्या सचमुच स्कूल खुल रहा है? क्योंकि 15 सितंबर को एक्चुअली सुनाई तो मुझे भी ऐसे कुछ दे रहा है कि 15 सितंबर शायद स्कूल खुल रहे हैं फॉर हायर क्लासेस, मींस 10th एंड 12th या मे बी 11th आल्सो, दिस व्हाट आई एम हियरिंग। बाकी देखो हियरिंग और रियलिटी में फर्क हो जाता है कई बार। अच्छा, कार्तिक दास की एसी लगने के बाद तो क्लासरूम में भी लगते, means I'm not getting what you're saying. Shivam is asking, in the planar source, do we assume that the light waves are perpendicular to the surface of the source? Yeah, that's how. The wavefronts will be, the effective wavefronts will be like that. ठीक है ना?
आर्यन has asked कि इससे हम एक टाइप से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है वैसे है. Yes, to an extent you can accept it like that only. You can say, make a comment on that. Tanish says कि सर 1 September से लिखा था शायद. So like Divyam has asked for a respite कि शायद 15 September. Tanish is asking about 1 September. Let's see. Shivam says that was asked before the properties were discussed. अच्छा चलो ठीक है. अब तो मैं properties पे आई चुका हूँ. हाँ तो जो मैं कह रहा हूँ these secondary sources also emit waves called secondary waves. Secondary wave fronts. तो यानी ये भी वेव्स का सोर्स बन गए और फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट्स. यानी देखो हो क्या रहा है फिर. हो ये रहा है कि फाइनली व्हाट वी सी या व्हाट इज सीन अराउंड अस इज द इफेक्ट. तो फाइनली what we see around us is the superposition of all primary and secondary wavefronts. Finally, what we see around us is the superposition of all primary and secondary wavefronts. तो ये हो गया इसका ब्रीफ थ्योरी. ठीक है. इसमें एक मतलब दो चीजें मेजर है. एक तो है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट्स, नंबर 1. और नंबर 2 इज दैट कि कहीं पे भी कोई भी वेवफ्रंट होगा तो उसके एक एक पॉइंट को हम सोर्स मान के चलेंगे विच आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्सेस. और वहां से भी वेवफ्रंट्स स्टार्ट होंगे और दोनों तरफ होंगे. ध्यान रखना, जैसे लाइट इधर जा रहा है तो लाइट इधर भी जा रहा है. यानी फाइनली जो तुमको दिखेगा इसके आसपास, हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रहा है, that is the sum total of all the effects, all the primary sources, the secondary sources, the primary wavefronts and the secondary wavefronts. This is what was the explanation. अब एक काम करता हूं, देखता हूं कि ये थ्योरी जो मैंने बताया ये यंग्स डबल स्लिट को कैसे एक्सप्लेन. लेट्स सी. ठीक है. तो यंग्स डबल स्लिट में मैंने क्या बताया. मैंने बोला कि यंग्स डबल स्लिट में the surprising part of the Young's double slit was that कि जो two patches का expectation था as per Newton, उसके जगह और भी जगह पे लाइट पहुंच रहा है. So like as per theory of Newton, if I look at these are the two patches which should experience light. Sorry, बस बाकी डार्क होने चाहिए. लेकिन देखो अभी ह्यूजेंस थ्योरी में लगाऊंगा तो तुमको पता चल जाएगा कि लाइट चारों तरफ जाएंगी, पूरे स्क्रीन में जाएंगी. अब कैसे हो रहे. एक्सप्लेनेशन of Young's experiment by Huygens theory. तो ह्यूजेंस का थ्योरी ये कहता है कि देखो अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे मान लो ये स्लिट हो गया और ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो अगर ये सोर्स है तो यानी यहां से वेव फ्रंट शुरू हो जाए. ये वेव फ्रंट हो गया, फिर ये भी वेव फ्रंट हो गया, फिर ये भी वेव फ्रंट हो गया, है ना. फिर कुछ वेव फ्रंट यहाँ पे भी पहुंच गया इस तरीके से. आई थिंक दैट्स रूटीन स्टफ. देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. इसमें कोई नया तो नहीं बताया. अब इशू पता क्या है कि जो ये वाला पॉइंट है ये भी तो कोई ना कोई वेव फ्रंट का पार्ट है, तो ये भी तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है. तो ये जो पॉइंट है इसकी वजह से क्या होगा, फिर वेव फ्रंट स्टार्ट. तो चलो इधर वाला तो छोड़ दो, तुम इधर वाले पे ध्यान. सिमिलरली ये भी तो एक पॉइंट सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स भले ही हो बट कुछ तो है. यानी क्या होगा, फिर यहां से भी वेव फ्रंट स्टार्ट और यहां से. यानी अब अगर तुम वेव फ्रंट को फॉलो करो तो हमने एक पॉइंट बताया था इज दैट कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. यानी
लाइट यहाँ पे भी पहुंच रही है, लाइट यहाँ पे भी जा रहा 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 है, लाइट। That is as per the secondary source attached to the slit on the top. एक slit और भी तो है. That's why this experiment is also called YDSE. क्यों? क्योंकि slit 1, slit 2, S1, S2 are basically slits 1 and 2. तो इसलिए इनका नाम दिया गया YDSE, यानी यंग्स डबल स्लिट. YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका नाम दिया गया, ये वाला एक्सपेरिमेंट का नाम. अब देखो क्या हो गया, ये जो सेकेंडरी सोर्स है इससे देखो लाइट चारों तरफ जा रहा है. सेम विल हैपन हियर आल्सो. लाइट यहां से भी जाएंगी, यहां से भी जाएंगी, यहां से भी जाएंगी, यहां से भी जाएंगी. अब एक और फिनोमेना भी होगा जो हमने क्लास 11th में अगर याद करके देखो हमने वेव के बारे में पढ़ा है, एंड दैट इज व्हाट, कि अगर मैं कोई भी पॉइंट यहां पे लेता हूं तो दैट केस कुछ लाइट यहां से भी आ रहा है और कुछ लाइट यहां से भी आ रहा है. यानी दो चीजें हो गया, अब दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज दैट ऐसे नहीं है कि सिर्फ दो पैचेस ऑफ लाइट है. अब मैं देख रहा हूं कि लाइट यहाँ पे भी पहुंच रहे हैं, लाइट यहाँ पे भी पहुंच रहे हैं, लाइट यहाँ पे भी पहुंच रहे हैं, लाइट यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है लाइट. ये हो गया ऊपर वाले स्लिट 1 के सेकेंडरी सोर्स की वजह से. स्लिट 2 के जो सेकेंडरी सोर्स है उससे भी लाइट इधर 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 जा रहा है. यानी पहली बात तो लाइट अब पूरे स्क्रीन में जा रहा है. मतलब आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ह्यूजेंस थ्योरी, नंबर 1. नंबर 2 इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज अगर तुम इस पॉइंट को देखते हो तो यहां से भी एक लाइट आया और यहां से भी लाइट आया, एंड टेल मी आर द पाथ लेंथ सेम? द आंसर इज ऑब्वियसली नो. तो अगर मान लो पाथ लेंथ सेम नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो फेज है और इस लाइट का जो फेज है यहाँ पे मिलने के टाइम वो बराबर तो होगा नहीं शायद. शायद क्या बराबर तो होगा नहीं, यानी फेज डिफरेंस भी है. और क्लास 11th में याद करके देखो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स. तो यानी यहाँ पे जो वेव आ रहा है इस पॉइंट पे, उस पे क्या हो गया, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स. ठीक है ना, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स. अब जब दो वेव्स कंबाइन करते हैं तो हमने देखा था क्लास 11th में, देयर इज इंटरफेरेंस. अब इंटरफेरेंस की वजह से कई बार क्या होता है ना, वेव्स स्ट्रेंथन हो जाते हैं, कई बार वेव्स वीकन हो जाते हैं, कई बार वेव्स कैंसिल हो जाते हैं और कई बार वेव्स एकदम स्ट्रांगली बढ़ जाते हैं. ये सारा फेनोमेना होता है. यानी देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग. नंबर 1 इज दैट लाइट हर जगह पहुंच, कोई दो पैच वैच कुछ नहीं है जो आई बिल्कुल बेकार होता है. लाइट पूरे स्क्रीन में पहुंच, नंबर 1. नंबर 2 इज दैट पूरे स्क्रीन में जब पहुंच रहे हैं तो हर जगह लाइट मिक्स हो रहा है, दैट इज इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से कई जगह लाइट स्ट्रेंथन होगा और कई जगह लाइट वीकेंड हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस. याद करके देखो ये सब चीजें हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है रिलेटेड टू टू वेव्स, उनके मिक्सिंग. याद करके देखो हमने टू वेव्स में मिक्सिंग में कई सारे फेनोमेना पढ़ा. नंबर 1 इज बीट्स, नंबर 1 इज स्टैंडिंग वेव, नंबर 2 स्टैंडिंग वेव्स और जनरल थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, तो हमने करा हुआ है. तो और इसी वजह से क्या हो गया, दोनों चीजें एक्सप्लेन हो गया. नंबर 1 इज दैट लाइट पूरे स्क्रीन में कैसे पहुंच रहा है, फर्स्ट थिंग एक्सप्लेन हो गया. सेकेंड थिंग इज दैट ऐसे क्यों हो रहा है कि स्क्रीन में कहीं ब्राइट कहीं डार्क, कहीं ब्राइट कहीं डार्क. अब समझ रहा है, क्योंकि दो जगह से लाइट आ रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, कई जगह लाइट मिक्सअप होकर और स्ट्रेंथन हो गया और कई बार लाइट मिक्सअप होके वीकेन हो गया. तो इस चक्कर में डार्क और ब्राइट का रीजन. So therefore, Huygens theory managed to not only explain how light is reaching, but is also explaining why is it that there is some kind of a pattern here, and that's why Huygens theory was finally accepted. क्योंकि इस तरीके के जितने भी wave related phenomena है, most of them can be easily explained through Huygens theory. ठीक है ना. तो चलो मैं थोड़ा सा वेव फ्रंट को और इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ. जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि एक मिरर है और उस पे वेव फ्रंट्स बनाओ. ठीक है ना. तो जैसे सपोज ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, तो ये लाइट आया और ये लाइट चला.
ठीक है, तो इसके वेव फ्रंट्स कैसे होगा, है ना, तो इसका वेव फ्रंट्स इस तरीके से होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर, ये वेव फ्रंट्स, फिर जाते हुए इधर, और हर जगह देखो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, तो ये हर जगह देखो परपेंडिकुलर होगा, क्यों, एज आई सेड वेव फ्रंट्स आर, ये लाइट आया, ये लाइट गया, और ये जितने भी मैंने परपेंडिकुलर डॉटेड लाइंस बनाए, दीज आर वेव फ्रंट्स, सो ऑल दी परपेंडिकुलर डॉटेड लाइंस आर वेव फ्रंट्स। एक्चुअली ये लाइंस नहीं है, दे रिप्रेजेंट प्लेन्स, एक्चुअली लाइंस रिप्रेजेंटिंग प्लेन्स आर दी वेव फ्रंट्स, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगा। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रचित, दैट इज सर, इस तरह तो न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में भी तो होल्स को लीनियरली ना लगाकर लाइट पास कर दी जा सकती है। रचित, आई एम कमिंग टू अ क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आर्यन, एक बार रिपीट कर दो, ब्रीफ में कर दोगे, लास्ट 5 मिनट्स में बताया लाइट गई थी। लाइट का ही टॉपिक चल रहा, लाइट चला गया, तो कैसे कैसे हो जाता है जिंदगी में, और मैं कह रहा हूँ कि लाइट हर जगह पहुंचता है, ठीक है। चलो, आंसर रचित क्वेश्चन फर्स्ट इज दैट नाउ रचित इज आस्किंग लाइक दिस, कि ठीक है, फिर तो वो जो कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट था, वो जो कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट है, वो न्यूटन का फेल कैसे नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं ह्यूजेंस थ्योरी बिलीव करता हूँ, तो इन दैट केस कार्डबोर्ड 1, कार्डबोर्ड 2 और कार्डबोर्ड 3, अब यहाँ पे एक होल है और मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, तो मान लो एक यहाँ पे होल है, एक यहाँ पे होल है, तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, लेकिन अगर मान लो लाइट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से वेव फ्रंट स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे भी जाएगा, तो यहाँ से भी वेव फ्रंट स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ से वेव फ्रंट स्टार्ट होगा, सब विजिबल होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। पता है प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम इज दैट न्यूटन कंडक्टेड ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग प्रॉपर लाइटेड एनवायरनमेंट। अगर एकदम डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट करो, पिच डार्क रूम में, और अगर ये एक्सपेरिमेंट करोगे, तो देखना ये कार्डबोर्ड को शिफ्ट कर दोगे, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाएगा, बट लाइट पहुंचेगी, लाइट पहुंचेगी, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस जरूर कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मान लो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे रखोगे, बिल्कुल जैसे अभी तो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ये इधर हो गया, इधर हो गया, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, बट अगर स्ट्रेट लाइन पे रखोगे, तो इन दैट केस ब्राइटनेस ज्यादा होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं रखोगे, इन दैट केस लाइट पहुंचेगा, लाइट पहुंचेगा, लेकिन ब्राइटनेस कम हो जाएगा, दैट्स द ओनली थिंग। सो देयरफॉर व्हाट रचित इज सेइंग इज वेरी राइट, कि अब तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन थ्योरी लाइट तो है नहीं, यानी अब तो मैं जैसे मर्जी रख दूं कार्डबोर्ड्स को, तो मुझे तो लाइट दिखना चाहिए। आंसर बिल्कुल सही बात है, और लाइट दिखेगा, एज आई सेड, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम होके दिखे, ठीक है ना। आर्यन से इसके रिपीट कर दो। एक्चुअली ना मैंने ज्यादा नहीं कुछ नहीं करा है, अब मैं ये कह रहा था कि जो वेव फ्रंट्स होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंगली अगर तुम रिफ्लेक्टेड लाइट देखते हो मिरर में, तो ये होता है, तो ये लाइट आया और ये लाइट रिफ्लेक्ट करके गया, ठीक है ना। तो मैं 2 डॉट लाइन बना दूंगा, और इनके वेव फ्रंट्स ये हो जाएंगे आने के पहले और जाने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद। लेट मी आल्सो ड्रॉ वेव फ्रंट्स इन डिफरेंट अदर केसेस आल्सो। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज एक कनकेव मिरर है, और इसमें लाइट आ रहा है पैरेलल, ड्रॉ वेव फ्रंट्स, बनाओ जरा। इन दोनों केस में वेव फ्रंट बनाओ जरा अपने कॉपी में। सत्यम दास की जो मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, इसे वेरीफाई कैसे किए? हाँ मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। तो ये तो हो गया प्लेन मिरर का।
फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसके भी वेवफ्रंट बनाना, ठीक है ना। तो मैं पहले दोनों बनाना शुरू करता हूँ, एक ये वाला। तो इसका तो वेवफ्रंट ऐसे होगा कि आते हुए तो वेवफ्रंट्स ऐसे बनेंगे, उसके बाद हमें पता है कि रेज जो है फोकस से जाएंगे, तो वापसी में जो वेवफ्रंट्स होगा ना, वो देखो कैसे होगा। मैं चलो खैर कलर तो दिख ही नहीं रहा मुझे, दिख रहा है, बट मैंने एक्चुअली ना इनको रेड बनाने की कोशिश तो किया है, बट रेड आ नहीं रहा है। समाव ना इस जूम पे कलर नहीं मिलता है ढंग से, या तो स्क्रीन का प्रॉब्लम है या रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, या बैंडविड्थ का इशू है। ये जो रेड मैंने ड्रॉ किया ना, ये हो गया इनकमिंग वेव का वेव फ्रंट। रेड कलर इनकमिंग वेव फ्रंट का वो है। ध्रुव हैज आस्क्ड कि कोई वर्चुअल वेव फ्रंट भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट यू आर एग्जैक्टली मीनिंग बाय वर्चुअल। द थिंग इज दैट वेव फ्रंट खुद एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है ना। तो आई डोंट नो एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर और आप क्या एब्स्ट्रैक्ट करो, है ना। तो इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड का वेव फ्रंट होगा वो ऐसे होगा। उसके बाद ऐसे हो जाएगा। वो तो कंजेस्टेड, आप क्या करें, है ना। अच्छा ये वाला तो फिर वही चीज हो गया कि ये हो गया इनकमिंग वेव फ्रंट, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड, ये तो वो वाला हो गया। और इसके जो वेव फ्रंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे फिर ऐसे। जय गोयल लास्ट की ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स है क्या स्फेरिकल होंगे? स्फेरिकल मिरर में यस स्फेरिकल होंगे, ठीक है ना। अच्छा कलर पहले भी दिख रहा था एक्चुअली, क्या नाम मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में ना, अगर मैं सिंगल स्ट्रोक में स्केच पेन से करता हूं तो कलर नहीं आता, वो सब लगभग ब्लैक ही दिखता है। और मैं डबल स्ट्रोक करता हूँ तब कलर पता चलता है, इसलिए मैंने डबल डबल करा यहाँ पे। ध्रुव दास की जैसे रेज रे ऑप्टिक्स में वर्चुअल रेज बनाते थे, देखो वर्चुअल रेज बनाते नहीं थे, ये तो हम लोग के कन्वीनियंस के चक्कर में क्या ना, अगर डाइवर्जिंग रेज होता है, ठीक है ना, तो हम लोग जो है किसी एक पॉइंट से रेज निकल रहे होंगे तो ये इमेजिन करके पीछे की तरफ रेज प्रोड्यूस करते थे। दैट वाज व्हाट वी यूज्ड टू डू। बट उस तरीके से नहीं है, जहां पे रियल रेज है वहीं पे रियल वेव फ्रंट्स होंगे, वर्चुअल वाले पार्ट में कोई वेव फ्रंट नहीं, ठीक है ना। जय गोलदास की स्फेरिकल होंगे क्या नहीं, हाँ बिल्कुल। ये हो गया प्लेनर, तो इनकमिंग हो गया प्लेनर वेव्स, यानी इंसिडेंट रेज के कॉरेस्पॉन्डिंग
जो वेव फ्रंट्स होंगे, इन इंसिडेंट रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट होंगे वो होगा प्लेनर, और जो रिफ्लेक्टेड रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वेव फ्रंट्स वो हो जाएगा स्फेरिकल विद द फोकस एट द सेंटर, विद एफ एज सेंटर। मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे भी यही है, ये जो वेव फ्रंट्स है ना ये सारे स्फेरिकल होगा, तो इंसिडेंट रे के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेनर वेव फ्रंट्स और रिफ्लेक्टेड रे के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है स्फेरिकल वेव, और विद द सेंटर एज द फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ spherical wavefront of reflected rays। ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका तो इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये ऐसे होके ये ऐसे जाएगा। ये वो हो गया, ये आई हो, यानी क्या होगा कि ऐसे ही फिर उसमें भी बनाएंगे ऐसे करके, है ना, और फिर ये रिफ्लेक्टेड होंगे ऐसे। तो देयरफॉर थोड़ा सा ज्यादा कर्व, थोड़ा कम कर्व, तो इंसिडेंट रे के हिसाब से ऐसे हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे के, और रिफ्लेक्टेड रे के हिसाब से क्या हो जाएगा, थोड़ा से रेडियस ज्यादा हो इसके पर। It's difficult to draw, I mean, but anyway, I can understand what I'm trying. And so on. तो बाकी तो आराम से ड्रॉ कर सकते हो, बाकी इनको अगर डॉटेड बनाना तो डॉटेड बना लो, वैसे बनाना तो वैसे बना दो, दैट्स योर चॉइस। हमें ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी अपने आप देख लेना, खुद ही समझ जाओगे। So these are some of the examples। अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं लेंस के। अगर मान लो ये कन्वेक्स लेंस है और अगर पैरेलल रेज है इंसिडेंट, बाय द वे ये चैप्टर लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल है ध्यान रखना, तो इसलिए बहुत सारे थ्योरी होता रहेगा, देखना काफी हद तक। तो और न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स करेंगे, बट न्यूमेरिकल थोड़ा बाद में स्टार्ट होगा, अभी फिलहाल जो है ना वो सारा मेनली थ्योरी है। तो ये कन्वेक्स लेंस है ऑब्वियसली, एंड इसमें ड्रॉ करना है तुमको वेव फ्रंट्स, क्विकली ड्रॉ इट। एंड लास्टली अबाउट कनकेव लेंस आल्सो। ये तो इसको पहले
So like I think this is good enough as far as examples of wave fronts are concerned. तो इतना ही बहुत है वेव फ्रंट के लिए एग्जांपल्स, है ना। अच्छा, अभी ये वेव फ्रंट्स एज आई सेड क्या करता है ना, एक्सप्लेन कर पाता है कई सारे चीज। तो मैं एक काम करता हूँ आज जो है, या एक काम करो आज नहीं करते हैं। वेरल आस्क्ड कि क्या सब्जेक्टिव पेपर में वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने को भी आता है? नहीं, ये तो ऑलमोस्ट हर साल आता है। मतलब मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। बोर्ड एग्जाम्स में देखना वेव फ्रंट पे क्वेश्चंस आते हैं, तो कई बार आता है कि ड्रॉ करो वेव फ्रंट्स, ये भी आ सकता है। और कई बार वेव फ्रंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट, डेफिनेशन क्या है ना, और वेव फ्रंट के प्रॉपर्टीज बताओ एटसेट्रा, या हाउ डज वेव फ्रंट थ्योरी या ह्यूजेंस थ्योरी एक्सप्लेन YDSE whereas न्यूटन इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं होते तो थ्योरेटिकली है, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं इसके अंदर। हाउएवर न्यूमेरिकल भी बनता है, तो मैं बात करूंगा मे बी यू नो once the topic starts at a more mathematical level। अभी तो हम लोग सारा theoretical ही कर रहे हैं। तो देखो हर ऑप्टिकल फिनोमेना में ये जितने भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन वगैरह सब करते हैं ना, तो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वेव फ्रंट्स पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वेव फ्रंट इज क्वाइट पॉसिबल है। जैसे जैसे इवन उसमें भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन में भी। जैसे ये हो गया, ये पॉइंट सोर्स है, तो एक तो सीधा चला गया, फिर एक ऐसे करके ऐसे हो गया, ऐसे करके ऐसे हो गया, ऐसे करके ऐसे हो गया, लेट्स से, है ना, समझ लो ना, इस तरीके से होता है। तो इन दैट केस ये भी वेव फ्रंट पॉसिबल है। तो ये वेव फ्रंट हो गया, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये इस तरीके से हो गया। तो अब ये ऐसा, अच्छा अगर तुम उस पे चलोगे ना, तो याद रखना ये तो हो गया स्फेरिकल, लेकिन ये नॉन स्फेरिकल होगा। ठीक है ना। नाउ यू माइट से क्यों नॉन स्फेरिकल, क्यों? क्योंकि क्योंकि याद करके देखो, हमने बताया था कि जो एपरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट है, एपरेंट डेप्थ वाला, ये सिर्फ नियर वर्टिकल व्यू वाला कंसेप्ट। अगर तुम कहीं कोने में से देखोगे ना, तो इन दैट केस रिलेशनशिप इज नॉट डायरेक्ट कि h by mu या कुछ ऐसे नहीं होता। उसमें क्या होता है, दिस इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप एंड दैट इज नॉट अ लीनियर काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो देयरफॉर अगर तुम यू नो यहाँ से देखोगे तो इमेज अगर यहाँ पे नजर आता है, तो यहाँ से देखो तो शायद इमेज थोड़ा सा अलग नजर आए। तो देयरफॉर हर जगह से एक जगह पे इमेज नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि रेस जो है ना अनइवनली बेंड हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन के हिसाब से बेंड हो रहा है। एंड देयरफॉर if you look at from different locations, from here or from here or from here, this point source of light will be actually at different locations here. So there will be a diffused image, in the sense that if different people from different angles are seeing that image, they will see it at slightly different locations. So therefore, ये spherical नहीं होगा, ये non-spherical होगा. But yes, for a limited range, maybe for small angles, that can be approximately considered as spherical. For very small angles, यानी यहाँ पे अगर कोई छोटा सा एक रेंज ले लो, 2-4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री तक, जो है तुमको मिलेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स अप्रोक्सीमेटली। बट उसके बाद जो है नॉन स्फेरिकल होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट इमेज जो बनता है वो शार्प नहीं बनेगा, वो अलग अलग जगह से अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है ना। ओके, आई थिंक विल जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन मे बी। मनन हैज आस्क्ड कि व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी करेंगे, वो थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन के साथ कर लेंगे, दैट मेक्स मोर लॉजिकल सेंस हमें। ध्रुव हैज आस्क्ड कि एक बार सीपीटी में मेरा क्वेश्चन 4 देख लेना, 14 देख लेना। हाँ, 14 को लेके कईयों को दिक्कत आया, मैं 14 को एक बार दोबारा चेक करा रहा हूँ, डोंट वरी। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव का मैंने चेक नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सब्जेक्टिव का चेक किया। तो आई हैव जस्ट इन्फॉर्म्ड ऑल दी पीपल जो भी फीडबैक दिया है रिगार्डिंग वेरियस क्वेश्चंस। Akshit has asked कि in infinite plane won't the wavefronts be circular and not square pattern like the equipotential surfaces? Question number 12. Manan Dangwal is asking about question number 12 also. चलो वो देख लेंगे, whatever the situation is, ठीक है ना। तो वो that I will get checked हमें। Now Akshit has a different question and that is कि actually अगर देखा जाए
एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक इनफाइनाइट प्लेन सोर्स को भी तो मैं पॉइंट सोर्स से बना हुआ सोच सकता हूँ। तो एक एक पॉइंट से तो स्फेरिकल बनेगा, बिल्कुल सही बोला है। तो लेट मी ड्रॉ दैट। तो मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूँ। तो लेट्स से दिस इज इनफाइनाइट सोर्स। तो मैं अगर ये बनाता हूँ एक पॉइंट सोर्स, तो यहाँ से लाइट ऐसे और ऐसे आ रहा है। ये अगर एक पॉइंट सोर्स है तो इससे भी लाइट ऐसे और ऐसे आएगा। ये अगर एक पॉइंट सोर्स है तो इससे भी लाइट ऐसे और ऐसे आ रहा है। इसको भी अगर देखोगे तो ऐसे और ऐसे आ रहा है। यानी इफेक्टिवली अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो देखना ये सारे पॉइंट्स के सेम फेज। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इफेक्टिव की बात कर रहा हूँ, इफेक्टिव। चलो ये तो थोड़ा सा आगे होगा, तो वो थोड़ा ढंग से ड्रॉ नहीं हो पाया। जो भी है, मतलब आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इनको ज्वाइन करके बनता है। दैट्स लाइक प्लेन इफेक्टिव। ठीक है ना? देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट there is actually only one kind of wavefront, and that is spherical. एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही टाइप का वेवफ्रंट होता है, दैट इज स्फेरिकल। क्योंकि अगर तुम एक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स लेते हो, चाहे वो इनफाइनाइट हो, चाहे फाइनाइट हो, चाहे प्लेनार हो, चाहे लिनियर हो, चाहे कैसे भी, स्फेरिकल हो चाहे पॉइंट सोर्स हो, एवरी पॉइंट ऑन दैट सोर्स, चाहे वो लाइन सोर्स हो, चाहे एरिया सोर्स हो, जैसे भी, एवरी पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड सम काइंड ऑफ पॉइंट सोर्स। तो वहां से तो स्फेरिकल ही निकलेगा ना। तो यानी उसके बगल वाला जो पॉइंट है उससे भी स्फेरिकल निकलेगा। तो देयरफॉर एक्चुअली देयर इज ओनली वन वेवफ्रंट, एंड दैट इज स्फेरिकल। लेकिन अलग अलग सिचुएशन में इफेक्टिवली जो वेवफ्रंट दिखता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं समझ गया व्हाट यू आर सेइंग इज दैट ये भी द पॉइंट सोर्स इसका स्फेरिकल निकलेगा। बिल्कुल बात सही है। तो मैंने इनको ज्वाइन किया। दैट्स व्हाट इज फॉर अस कन्वीनियंट टू थिंक। ठीक है ना? दैट्स व्हाट यू हैव डन। ओके, मनन हैज आस्क्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। चलो देख लूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है ना? तो हमने अभी जस्ट फाउंडेशन ले डाउन किया है कि वेवफ्रंट क्या होता है, एंड द डिस्कशन अभी इसके मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो कल तो शायद ऑफ होगा, तो मे बी वी विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास व्हिच विल बी ऑन व्हाट, लेट्स होप थर्सडे। ठीक है ना? सो लेट्स सी अब क्या होता है। आई डोंट नो कि थर्सडे का शिफ्ट ना हो और 11th वालों का शिफ्ट कर दे, आई डोंट नो। लेट्स वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वी विल कैरी ऑन। थैंक यू सर।